जो कल हमने सुना था महादेव भाई के बारे में, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक सेशन है कि जैसे महादेव भाई ने गुजरात में हूँ छू ज्योतिर्धर की जो मुहिम शुरू की थी वो गए, लेकिन इस सेशन का नाम ही सब कुछ बताता है कि शो मस्ट गो ऑन। सो ये जो सेशन है पूरा, उसमें कैसे ज्योतिर्धर मुहिम की शुरुआत हुई और कैसे अब ये आगे जा रहा है। सो ये पूरा इंट्रोडक्शन का सेशन है कि ज्योतिर्धर की शुरुआत कैसे हुई, जिसके हम बेनिफिशरीज़ है, जो हमें मिला है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानने का हमारा अवसर है, ये सेशन है ये। सो इसका भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन के लिए, आपको पता चले। सो लेट्स सी दी वीडियो फर्स्ट और फिर हम टीम को आगे बुलाते हैं। महादेव भाई को इंट्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत वक्त न लेते हुए मैंने उनको जैसे जाना है और ओएसिस का उनका जो कनेक्शन हुआ उतना मैं सिर्फ बैकग्राउंड बनाता हूँ। तो 2011 में जब इंस्टीट्यूट हमारी इनॉग्रेट हुई, उसी वक्त हमारा एक L3 का कोर्स शुरू हुआ जो प्रोफेशनल्स के लिए था। वो और अंजू बहन दोनों ऐसे कपल ज्वाइन हुए थे प्रोग्राम में। वो सबसे हमारे बुजुर्ग पार्टिसिपेंट्स थे। इतनी ह्यूमिलिटी से उन्होंने कोर्स किया। पहले दिन 3 दिन खत्म हुए और तुरंत उन्होंने मुझे बताया कि ये तो टीचर्स के लिए मुझे करना ही है। हर वर्कशॉप के बाद हम उनको सलाम करते थे। हर वर्कशॉप में ये कहा जाता था कि आपकी कोई मिसाल नहीं। एंड दैट इज व्हाई ही वाज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर डूइंग दिस मूवमेंट ज्योतिर्धर, क्योंकि वो खुद सीखते थे। उसके यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया था स्कूल से, उसने मुझे दिखाया। 2 दिन के बाद पेरेंट्स मीटिंग थी, मैं स्कूल में गई। स्कूल में मैथ्स के टीचर मिले मुझे। मैं ऐसे प्रोग्रेस पूछ रही थी तो उन्होंने कहा इस बार तो मैथ्स में बहुत कम मार्क आए, आपने देखा क्या नहीं उसका? तब मैं कुछ नहीं बोली, मैं घर जाके वो जैसे स्कूल से आया पहले 2 तमाचे लगा दिए। गुस्सा था कि तू बताया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोलता है। पहले से मन में ऐसा था कि एक शिक्षक का लड़का होके तो झूठ कैसे बोल सकता है, जब मैं झूठ नहीं बोलती। घर में कोई झूठ नहीं बोलता, तू क्यों झूठ बोलता। और डांटा, कुछ नहीं बोला। वो भी बहुत रोया, मैं भी बहुत रोई। फिर उसने एक ही वाक्य बोला कि मम्मी तेरा स्वभाव ऐसा है ना, इसलिए मैं तुझसे छुपाता हूँ, मैं सच नहीं बोल सकता। तब मुझे रियलाइज हुआ ये मैंने कितना जुल्म किया अपने बच्चे पे। ये स्वभाव मुझे बदलना चाहिए और वो बदलाव में ज्योतिर्धर में आके मुझे बदला। तो एज अ फैसिलिटेटर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ कुछ फैसिलिटेशन के लिए नहीं जाते, मैं तो सीखने ही जाता हूँ। मैं बहुत कुछ सीख के आता हूँ और 35 टीचर्स वहाँ पे है, तो मेरे तो 35 टीचर्स एक मुझे सिखाते हैं कुछ ना कुछ। किसी के पास कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए उनके पास पड़ा होता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो
थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू वॉइसेस कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। उनके लिए जो ट्रिब्यूट है वो, अगर जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी है, पे इट फॉरवर्ड, द बेस्ट वे टू पे ट्रिब्यूट टू हिम इज टू कमिट व्हाट विल वी वांट टू डू सो दैट हिज ड्रीम, उनका जो सपना है, जो हम सब का भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका है, कि जो उनका सपना, हमारा सबका सपना मिलके जो कॉमन हमारा जो ड्रीम है कि हाउ डज दिस कंट्री बिकम अ बेटर सोसाइटी, हाउ हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर कैसे देख पाए, एक अच्छी दुनिया कैसे दे पाए, ये कैरेक्टर एजुकेशन कैसे हर बच्चे के दिल में हम ला सके, हम ये सिस्टम में कैसे ला सके, वो जो ख्वाब है उसके लिए हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, हर एक इंसान हम कह सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट नोट वेयर वी शुड बी एबल टू कंक्लूड। 26 जनवरी को उनका निधन हुआ। हमने तय किया है कि नेक्स्ट ईयर 2023 26 तारीख को हम वापस इधर इकट्ठे होंगे। 26, 27, 28, 29 आई थिंक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। तो नेक्स्ट जो रिट्रीट है वो हमारी, हम अभी ऐसी विजुलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी द ज्योतिर्धर इंडिया रिट्रीट। कल से लेके आज तक हम सब ने जाना कि ये ज्योतिर्धर मूवमेंट शुरू कैसे हुई। कल शायद हम तीनों दोस्त में से किसी ने बताया था कि ये महादेव भाई के दिल से शुरू हुई। वो खोज रहे थे और बात बात में एक बार उन्होंने बताया था, कई दोस्तों को पता है ये, कि एक ह्यूमन, एक टीचर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, ऐसा वो कुछ ढूंढ रहे थे। और वैसे गुजरात को 10,000 शिक्षक उनको देने थे, जो जीवन शिक्षक है, जो बच्चों को, नई पीढ़ी को एक नए तरीके से, नए अंदाज से जीना सिखा सके, वैसे रोल मॉडल बन सके। और फिर हमने वीडियो में देखा कि ओएसिस को वो मिले, हम उनको मिले एक नए अंदाज से। वो हमारे वेल विशर तो थे ही, मगर वो जो खोज रहे थे उसकी बात हुई और ज्योतिर्धर मूवमेंट का जन्म हुआ। सो वी वर पार्टनर। ये सब जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने शुरू में और कई दोस्तों ने लास्ट ईयर में उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हम सब जो बैठे हैं वो नेशनल लेवल पे इसी चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। तो जैसे सेशन का नाम है शो मस्ट गो ऑन, उन्होंने, वो थे तब तक 1200 प्लस टीचर्स को या एजुकेशनिस्ट को, सभी को इन्वॉल्व किया। अभी वो गुजरात के लिए वो फ्रंट से लीड करते थे मूवमेंट को। वी हैव कमिटेड कि ये मूवमेंट गुजरात में, गवर्नमेंट का कोई, जब भी शुरू हुआ तभी गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, ये तो कोई गिने चुने लोगों का, ओएसिस और महादेव भाई का ड्रीम बन गया था कि हमें इसको ले जाना है। तो जिस तरह से 1200 शिक्षक जुड़े, खुद की लीव्स, खुद के पैसे, खुद का टाइम, वो जुम्बेश हम कभी भी रुकने नहीं देंगे। दैट इज़ वाई द सेशन इज़ शो मस्ट गो ऑन। ऐसा था कि उन्होंने 50 प्लस शायद कोर्सेज़ किए थे, किसी ने बताया था 70 प्लस। तो इतने सारे कोर्सेज़ के बाद मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी मुझे जो मिल रहा है वो कितना मूल्यवान है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं उनके अंदाज से सोचना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि कोई एक आदमी था जो कि कोई चीज़ की तलाश में था जो ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म कर सके। और 50 या 25 भी गिन लो, उतने भी कोर्सेज़ के बाद वो चुनते हैं कि ये जो यहाँ पे L3 कोर्स, 4 साल का जो कोर्स चल रहा है, जो जिन्होंने खुद अपने स्पाउस के साथ उसको एक्सपीरियंस किया और विद इन फ्यू मंथ्स या ईयर ये आगे ले जाना चाहिए, यही रास्ता है पूरी दुनिया को बदलने का। वो बात मैं महसूस करना चाहती हूँ। जितना महसूस करती हूँ उतना मेरा कमिटमेंट ये आगे ले जाने के लिए बढ़ता जाता है। हम सुनना चाहेंगे सिद्धार्थ भाई से। सिद्धार्थ भाई महादेव भाई के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनका विज़न क्या था और आपने ज्योतिर्धर मूवमेंट को कमिट क्यों किया, आपने थोड़ा बता ही दिया है।
और अभी हम आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे सभी दोस्त एक के बाद एक हम बताते जाएंगे. नमस्ते, गुड आफ्टरनून. जैसे मैंने बताया कि आई डोंट कम फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट देन आई गॉट कनेक्टेड विथ ज्योतिर्धर मूवमेंट थ्रू ओएसिस एंड महादेव भाई. एंड जब महादेव भाई का आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ हिम फ्रॉम नवसारी टू ओएसिस एंड वे बैक होम, एंड वी यूज्ड टू टॉक लॉट इन द जर्नी. एंड आई यूज्ड टू, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं उतना डीपली फील करता था, लेकिन मैं देख सकता था कि बहुत पेन कैरी करते थे, बहुत पेन कैरी करते थे कि एजुकेशन सिस्टम कैसे पूरी गड़बड़ हो गई है. तो आई कुड लाइक ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी एन एग्जांपल विच आई स्टिल रिमेंबर दैट कोई भी विलेज में होता है, वहाँ कोई भी वर्शिप की जगह होती है, टेम्पल हो गया है, चर्च हो गया है, मॉस्क हो गया है, कभी गवर्नमेंट जगह नहीं देती है, वो विलेज के लोग ही बनाते हैं अपने लिए वर्शिप की जगह. और जब भी कोई भी गांव में क्रीमेशन का जो जगह होती है, चाहे वो स्मशान भूमि बोलो या कोई और तरीके से उनका किया जाए, तो वो भी समाज अपने लिए बनाता है. तो जो समाज अपने लिए इतनी ज़रूरी चीज़ खुद अपने लिए बना सकता है, तो एजुकेशन हमारे हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? वाई वी डिपेंड सो मच ऑन दैट. और काफ़ी एग्जांपल्स देते थे, तो ही यूज्ड टू कैरी दिस सो मच पेन के आज हमने क्या किया, हमने डॉक्टर और इंजीनियर की स्पीड बढ़ा दी, बट आर दे अवेयर वाई वो बहुत मिसिंग हो गया नीचे, बिकॉज स्किल इम्पार्टेशन में इतना सारा माइंड अप्लाई हो गया. तो स्किल देने के तरीके भी इवॉल्व हो गए और स्किल इम्पार्ट करने की स्पीड भी बढ़ गई, लेकिन वो जो अंडरलाइंग विजडम था, why this skill and why I want to be a doctor or engineer or XYZ, and how can I make a difference in my life and others through getting this skill. ये देने वाले में और लेने वाले में दोनों में गैप हो गया नीचे. मैं क्यों ये स्किल दे रहा हूँ, इससे मानव समाज के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में क्या रोल होगा ये स्किल का जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ एज ए मैथ्स टीचर, एज ए इंजीनियर टीचर और एज ए प्रोफेसर. और जो सीख रहा है उधर भी बोलता है इसको. तो तभी वो जो आपने बताया ना कि ये यहाँ आए और उन्होंने खुद जब इसमें से, आई थिंक ही वॉज क्रॉस 50 व्हेन ही एनरोल इन द कोर्स, 57. So at the age of 57 he enrolled himself in this course and then he had this vision. So वो उनकी जो लर्निंग स्पिरिट, तो तब मैं समझ रहा था, क्योंकि मैंने कभी स्कूल कॉलेज छोड़ा तो समझ लिया अब तो ख़त्म अपना काम, अब नहीं आ गया. एंड देन आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, मतलब फिर मैंने मेरी लाइफ से भी रिलेट किया, या ही इज़ राइट, यस वॉट एवर ही इज़ टेलिंग इज़ राइट. क्यों मैंने देखा कि मैंने स्कूल में क्या सीखा, स्कूल के बाद क्या सीखा, तो ज़्यादा तो दुनिया ने सिखाया. स्कूल ने लैंग्वेज सिखाई थोड़ी बहुत, और वो तो फिर जैसे वर्कशॉप हैंडल की, तब यही हॉल में मेरा फर्स्ट वर्कशॉप था. एंड आई यूज़ टू नेवर गो इन प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड आई यूज़ टू सो अफ्रेड. और मेरे सामने 10 प्रिंसिपल्स थे, बाकी सब टीचर्स. मैंने बोला कहाँ आ गए. एंड देन व्हेन आई हर्ड देम देयर पेन, तब पता चला कि बचपन से ऐसे शौक नहीं बोल सकते, ऐसे ड्रीम था कि नेशन बिल्डिंग में कुछ काम हो सके तो करना है, लेकिन ऐसी कोई स्किल ली नहीं कि जिससे हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सके. लेकिन फिर पकड़ में आ गया कि ये नेशन बिल्डिंग का रास्ता है, और इसमें अगर मैं मेरा समय देता हूँ तो हो सकता है कि हो नहीं सकता, ज़रूर होगा, लेकिन शायद हम लोग इसका फुल ब्लूम ट्री देख पाए नहीं पाए, वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज़ वाई आई गिव माई टाइम एंड एफर्ट्स इन ज्योतिर्धर मूवमेंट. और वहाँ से ये वर्कशॉप कराते कराते एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओपनिंग हुआ जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कि दुनिया में हम हर बार बहुत सारी लिमिटेशन की बात करते हैं. टीचर कहते हैं मेरी ये लिमिटेशन है, प्रिंसिपल कहते हैं मेरी ये लिमिटेशन है, ट्रस्टीज बोलते हैं मेरी ये लिमिटेशन है, एजुकेशनलिस्ट बोलते हैं मेरी ये लिमिटेशन है. बहुत, और सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई फ्रीडम की तो बात ही नहीं करता है कि मेरी ये फ्रीडम है लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास ये फ्रीडम है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ मेरे पास. और ज्योतिर्धर में जो हमने वर्कशॉप कराते कराते महसूस किया कि जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ता है, हर एक का फोकस अपनी लिमिटेशंस से निकल के
अपनी फ्रीडम पे आता है। टीचर सोचती है 45 मिनट तो मेरी है ना, इसमें तो नहीं प्रिंसिपल आता है, नहीं टीचर आता है, नहीं ट्रस्टी आता है, नहीं डीईओ आता है, नहीं डीपीओ आता है। 45 मिनट्स तो मेरी फ्रीडम है, मैं इसको क्यों जाने दूँ। प्रिंसिपल सोचता है ये तो मेरी फ्रीडम है, इसमें तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ, मैं क्यों जाने दूँ। ट्रस्टी ऐसे हर, क्योंकि हमने जितने भी गुजरात में बैच किए ना, उसमें टीचर्स से लेके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तक सब लोग इन्वॉल्व थे, और हमने यही रिजल्ट देखा कि वो जैसे जैसे वर्कशॉप आगे जाते हैं, द माइंड शिफ्ट्स फ्रॉम what I cannot do, say what I can do. What I don't have power, तो what are the power which no one in the world can take away from me. और वहाँ जब से फोकस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। और आपने जितनी कश्मीर की स्टोरी देखी और सुनी, वो सब यही फ्रीडम एग्जीक्यूट करने से निकली है। एंड और वो मैंने भी देखा कि मेरे पास भी फ्रीडम है। ऐसे थोड़ी कि नेशन सर्विस बॉर्डर पे ही की जा सकती है, IAS बन के की जा सकती है। आई हैव सम, गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ माई फ्रीडम टू डू समथिंग फॉर माई नेशन। तो महादेव भाई ने ये सब हमारे अंदर सीड्स डालते गए, तो कब जाके एक इंडस्ट्री से एजुकेशन के रोल में आ गया, एजुकेशनल से काम करने लगे, नहीं पता चला। फिर मैं भी देखता गया कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर ये मूवमेंट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आज तो, तब तो नहीं सोचा था कि ऐसी कोई रिट्रीट होगी जिसमें पूरे नेशन के ज्योतिधर पार्टिसिपेंट बैठे होंगे। तो इतने सारे लोगों के लिए मैं कहाँ अभी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वर्कशॉप की तो लिमिटेशन आ सकती है, आई कैन टेक 1 वर्कशॉप्स 2, जिससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। देन आई थॉट कि आई वुड फोकस मोर ऑन डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग मोर फैसिलिटेटर्स फॉर द मूवमेंट, क्योंकि फैसिलिटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया होगा उनको पता चलता है कि ये अगर जब तक वो लिविंग पर्सन सामने नहीं बैठता है ना, तब तक वो प्रिंसिपल की कोई इफेक्ट नहीं आती है। दिस आर प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्कशॉप्स आर इफेक्टिव बिकॉज सच पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दोज हु आर साधक्स, जो उनके डिसाइपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक एपिटॉम पे जीता है, लेकिन वो सही मायने में ऑनेस्टी से उसको जीने का हर हाल में प्रयास करते हैं। दे डू पुट एफर्ट्स। सो हाउ वी कैन have more friends, create more friends, not create but help them become one so that they become one for many. अगर एक अच्छा फैसिलिटेटर अगर अपने जीवन में निकल के आता है तो वो कितने लोगों के लिए राहबर बन जाता है, क्योंकि हम हमारे में से ही किसी को वैसी ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं तब भी भरोसा होता है। क्योंकि कोई काल्पनिक बात हो कि ये इंसान ऐसा था वैसा था, बुक में पढ़ लिया, तो वो हमारे लाइफ को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन हमारे में से ही हमारी जैसी कंडीशन में जीता हुआ इंसान धीरे धीरे अपनी लाइफ को कार्व करके एक लेवल पे ले जाता है, और जब वो हमारे सामने बैठ के अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करता है, कंसेप्ट्स को शेयर करता है, देन इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड इजीली। सो माई जॉब फॉर द शो टू कंटिन्यू फॉर एवर एंड ओवर टिल एटलीस्ट आई एम देयर इज टू क्रिएट मोर, help give more and more facilitators to the movement, so that all the youths who are working to create more batches, they can get equal facilitators to, so that they can facilitate the batches. तो ये एक मुझे लगता है कि ऐसा काम है जो थोड़ी मेरी स्ट्रेंथ भी है, और मेरे पास जो भी समय की मर्यादा है उसमें ये मैं कर सकता हूँ और करना चाहूँगा भी। थैंक यू सो मच। उदय भाई को रिक्वेस्ट करूंगी। उदय भाई जुड़े उसके बाद महादेव भाई के साथ हमने वॉलेंटरी मूवमेंट गुजरात में शुरू की थी, मगर उसके बाद कश्मीर में MOU हुआ, और उसी से इंस्पायर होके हमें लगा कि इतना सारा अच्छा वर्क वॉलेंटरीली हो रहा है, तो वाई नॉट टू टाई अप विद गवर्नमेंट एंड पुट अवर एफर्ट्स देयर। एंड वो जो पूरा है स्ट्रक्चर, उसी के साथ भी हम ये मूवमेंट को आगे ले जाए, प्रिंसिपल्स तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। तो इनमें उदय भाई उनके साथ थे, और फिर उदय भाई ने खुद भी किया है कोर्स, अपने फैमिली को भी जोड़ा है, और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन तक भी वो बात ले गए हैं। तो हम उनकी जो स्टोरी है वो सुनेंगे। नमस्कार। मैं मेरी बात 2 अलग अलग पहलू में बताऊंगा। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरा प्रोफेशनल, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ।
पर्सनल एक्सपीरियंस की जो मैं बात करूं तो करीबन 2014 में माधव भाई के साथ पहली बार मीटिंग हुई। हालांकि हम दोनों वी आर बोथ फ्रॉम नवसारी और स्कूल में ही भी साथ में थे, मेरे से वो सीनियर थे, थोड़े आगे थे, काफ़ी मिलना जुलना होता था, लेकिन वो पूरा अलग माहौल था। 2014 में जब मिले तब हमारा फाउंडेशन जो बच्चों के एजुकेशन में रूरल एंड ट्राइबल एरिया में काम करता है, उस सिलसिले में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और तभी उन्होंने मुझे ज्योतिधर की बात बताई। तो मैंने अपनी जर्नी उनके साथ शुरू की। ही वॉज आवर फैसिलिटेटर। मेरी वाइफ मेरे साथ जुड़ी और करीबन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जर्नी तो बहुत ही अच्छी है और ये फैमिली मेम्बर्स को भी जोड़ना चाहिए। तो मेरा बेटा और उसकी वाइफ वो भी ये उसमें जुड़े। सिद्धार्थ भाई उनके फैसिलिटेटर थे। लेकिन ये जो पर्सनल लाइफ की जो जर्नी है, क्योंकि ज़िंदगी है तो टर्बुलेंस तो आता ही है, लेकिन ज्योतिधर से आदमी अपने आप में अंदर देखना शुरू करता है और जब अपने आप में देखना शुरू करता है तो अपने आप पे काम करना शुरू करता है। मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, पूरे फैमिली को बहुत फ़ायदा हुआ और इतना मतलब जो पूरी थॉट प्रोसेस है उसमें पूरा बदलाव आ गया। सेकेंडली, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को हेड करता हूं, हम लोगों ने 2012 से गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के लिए हमारे टीचर रख के उनको बेसिक जो फाउंडेशनल लर्निंग है उनका हमने काम शुरू किया था। पूरे रूरल और ट्राइबल एरिया थे। उस टाइम पे हमारी जर्नी 6 स्कूल से शुरू हुई, 6 टीचर से शुरू हुई। आज 570 प्लस टीचर्स हैं और 400 प्लस गवर्नमेंट स्कूल से। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये है, हमारे टीचर को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वहाँ जाके काम करना था जहाँ ऑलरेडी दूसरे लोग हैं और कोई ना कोई वजह से अगर वहाँ पे डिस्कनेक्ट, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वही एक्सपीरियंस आया कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारे एनजीओ आते हैं, फिर वो बात कुछ फोटा सेशन करते हैं और फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, हमने सब किया, हमने वो किया, पब्लिसिटी करते हैं और ऐसा करके दूसरे का काम का नीचा दिखाते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर तैयार करना होता है तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जो लोग हैं उनका माइंडसेट बदलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन में पहले ये बात की। लोगों को पता नहीं था ज्योतिधर क्या है। मैंने सिर्फ मैं आई वॉज द ओनली पहले पार्टिसिपेंट था। मेरी वाइफ भी मेरे साथ जुड़ी थी, लेकिन बाकी के लोगों को तो पता नहीं था। तो मैंने बोल दिया कि भाई इट्स जस्ट लाइक ISO 9000, सबको कंपलसरी करना है। सो फर्स्ट बैच जिनकी फैसिलिटेटर मायाबेन थी, मुझे बाद में डांट भी सुननी पड़ी कि ये तो वॉलंटरी है, आपको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन उस दिन जो मैंने कंपल्सन किया उसकी वजह से आज 184 और सब वॉलंटरी और दूसरे 3 या 4 बैच तो वेटिंग में है, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आए हुए बदलाव को देखा, अपने पर्सनल लाइफ में आए हुए बदलाव को देखा और उसकी वजह से जो टीचर, गवर्नमेंट टीचर कम्युनिटी के साथ जो जुड़े और जिस तरह से वो काम करते आए, उसका सब ये नतीजा है। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था। माधव भाई के साथ ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, हम लोग डिस्कस करते गए, तब उन्होंने किया कि हमने गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी कुछ करना चाहिए। तो बिफोर साइनिंग एन MOU हम लोगों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया, कितने बैच होंगे, कितने टीचर होंगे, डायट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, डायट के फैसिलिटेटर्स को क्या करेंगे। तो पूरा 5 या 7 साल का हर एक टीचर के तक जाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया कि भाई हर साल इतने हमको फैसिलिटेटर चाहिए, डायट से इतने आ सकते हैं, बाहर से इतने आ सकते हैं, किस तरह से हम टीचर्स को ज्योतिधर के लिए एनरोल करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या होगी, जोन क्या, हमने बहुत एक्सरसाइज किया। और फिर डिसाइड ये किया कि हम जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, DEO DPO, उनके लिए पहले 3 बैच करेंगे। तो उनका जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर सापुतारा में है, जो गुजरात का दूसरा एंड है, तो पहला बैच का फॉर्मेशन हो गया और सबको सापुतारा 4 बजे तक पहुंचना था। जिस दिन
जिस दिन जो ज्योतिर्दर का जो वर्कशॉप शुरू होना था उसके आगे के दिन 4 बजे तक पहुंचना था. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे किसी की वजह से चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन की वजह से मीटिंग बुलवाई. तो सीनियर ऑफिसर्स थे क्लास 1 के, तो वो लोग वहाँ पे बिजी हो गए. लेकिन फिर भी कमिटमेंट लेवल इतना था कि लोग ट्रैवल करके भी वहाँ पे सापुतारा पहुँचे. मतलब 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा. गुजरात का पूरा एंड था. कोई कच्छ से आया था, कोई नॉर्थ गुजरात से आया था. और सबसे मतलब दूसरे दिन जिस दिन वर्कशॉप शुरू हुआ तब सबसे पहली चीज़ कि हम तो पूरा रात ट्रैवल करके आए हैं, सो हम वर्कशॉप आज तो पहला सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे, कल से अटेंड करेंगे. मधु भाई ने शांति से किया, ठीक है आप आइए, लेकिन इनॉग्रल सेशन है ज्योतिर्दर के, आप थोड़ा बैठिए और फिर आपको लगे तो आप अपने रूम में जाके आराम कीजिएगा. लोग बैठे एंड यू विल बी सरप्राइज. जो सेशन पहले दिन 8:30 बजे शुरू हुआ था, रात को 10 बजे तक उनमें से कोई भी व्यक्ति हिला नहीं था. ये स्ट्रेंथ थी ज्योतिर्दर की. पूरा दिन ट्रैवल करके आए थे फिर भी हिले नहीं थे. उनके ऊपर की बात बताऊं तो ऑफिशियली क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था तो उनको एप्लीकेबल DA TA वगैरह का प्रोविज़न था. GCRT ने उसके लिए करीबन 6 लाख रुपए वगैरह का प्रोविज़न किया था. लेकिन तीसरे दिन जब ख़त्म हुआ उनमें से किसी ने भी DA TA क्लेम नहीं किया. तो पूरा जो है मतलब इतना स्ट्रेंथ एंड दे एश्योर्ड कि वी विल टेक इट फॉरवर्ड. फिर दूसरा बैच हुआ, तीसरा बैच हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया. कोरोना आने के बाद पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा टर्बुलेंस हो गया. और जो मुहिम जो हमने जो जोर से शुरू की थी वहीं पे कहीं ना कहीं एक टर्बुलेंस में आ गई. मीन टाइम लास्ट ईयर माधव भाई नहीं रहे तो मैं भी खुद अंदर से इतना टूटा हुआ था, क्योंकि क्या करें इतनी मेहनत करने के बाद और इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि कोई दिशा ही दिख नहीं रही थी. लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि नाउ जब अभी रेगुलराइज हो रहा है, वी ऑल विल वर्क टुगेदर एंड विल मेक श्योर कि जो उनका विज़न है और ज्योतिर्दर का जो ड्रीम है उनका हर एक बच्चों के साथ लेके बच्चे के तक लेके जाने का, वो बच्चे के तरफ किस तरह से लेके जाते हैं वो एक अलग सेशन है, उसमें वो बात मैं शेयर करूँगा. लेकिन वी विल टेक इट फॉरवर्ड एंड जैसे बताया कि शो मस्ट गो ऑन. पता नहीं. थैंक यू. महादेव भाई लास्ट ईयर हमारे बीच नहीं रहे. उसके बाद आपने देखा श्रद्धांजलि सभा थी. हम सोच रहे थे दोस्त मिलके कि अभी जुम्बेश को कैसे आगे ले जाएंगे. ये सभी दोस्त थे. साथ में रवीन भाई जो कि उनके पुत्र है, उन्होंने भी L3 कोर्स जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है वो किया हुआ था. एंड ही ऑप्टेड कि ये लीगेसी मैं आगे ले जाऊंगा. उनके पीछे उनकी जो स्टोरी है वो हम सुनेंगे. रवीन भाई. See, when we say pay it forward, I think most of us who have been here at certain point in their lives, the Oasis movement came into being. For me, it is an otherwise case. For those who belong to Gujarat, must be knowing that there is a book called Mahendra Devana Saregama Padhani, which was written in, I guess, 97, 98. My father gave it to me when I was leaving for my college in 2002. And yesterday I had a discussion with Maya Ben that it's a long story, but to cut it short, I passed actually because of that book only. And I was not into humanities or character development. I was into hardcore engineering. But I passed the exams because of that book. The book was kind of a support for the entire period. And the second part, and then of course we did the L3 program also.
as far as Mahadev Bhai is concerned, I actually, it is needless to say that, but I grew up with this Jyotirdhar. So it is otherwise, whenever I see, people transforming their lives, I always thank God that I had the opportunity to grow with not only this father, such kind of a father, but entire the surroundings also. So those are the two things which motivate me to go further into this. However, due to certain, since his passing away was very uncertain, there are certain immediate promises to be fulfilled and things to be done, because of which there is time commitment is still not happening. That is a separate thing, but see, one thing I would like to share, I can share, right? Some lady was sharing, I would like to share a very small anecdote which I have also written in the book which was published yesterday. I was in standard 8 in 1998. It was a math science exam. I was a popular kid in the school, but I did not recollect certain things, so I had taken supplement from the other guy. So now I am not like that famous thief who can camouflage all things. So I got caught by my teacher, and she immediately asked me, Baba, stand up and explain why this happened. And I was reasonably smart, so I said, when I went to bathroom, he put that supplement into my paper. I do not know how this came. So that was my very immediate reaction. So everybody got very confused, So anyways, what happened is his parents came, my auntie ji came, and I defended myself tooth and nail for 1.5 hours. I went home, and everybody was confused that what judgment to be pronounced, So I went home. My father asked me, please, what happened, beta? And I said that, okay, this is the case. I had taken only, and I lied in front of everyone. So he said, okay, we'll go to the guy and ask for forgiveness. So both of us went to that other student's home, asked for forgiveness. He also came with me. The second day we went to our principal's home. He had certain things to discuss with her. So then also I narrated the entire story and again apologized to the principal madam. Then he said that, okay, now you go and apologize in the school where you have actually lied. I said, you come with me. And he said, no, I'll not come with you because you have to do it yourself. So here I was, I guess, 14 years old. I went to school at 11 o'clock after the prayers. I went to teachers and said, I lied yesterday. I'm sorry, I'll never lie again. So, and I cried and wept for a couple of minutes. So that this incident, kind of embossed certain principles in life, that if you, speak truth, then you don't have to be scared for anything. But the incident could have been otherwise also. He could have completely underlined the story, covered it all, and then simply slapped me. But then I would have never learned how to speak truth. So that is the parenting, that is the Jyotirdhar that I have grown up with, and this is one of the many cases. And therefore, paying it forward is no brainer for me. As I also said yesterday, and same thing with Oasis. Lot of things I have learned, observed, corrected, modified, lived again, stumbled upon, again learned. So paying it forward is a definite thing. We will take this forward in best of my capacities, and again
apologies for not able to give that much whatever we may call it, but that is a certain timely phenomenon. I'm sure I'll overcome it, that is for sure. So that is all for my side now. Thank you. इतना होने के बाद अभी हमने वापस, जैसे उदय भाई ने बताया कि कोरोना काल और सब ख़त्म होने के बाद हमने वापस गवर्नमेंट को अप्रोच किया. उसमें एक नई टीम जुड़ी हुई है जिसमें रवीन भाई है, भानु भाई है और अमीबेन है. तो भानु भाई खुद कल उन्होंने थोड़ा बताया था कि ज्योतिर्धर इतने सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी जगह काम करने के बाद उनको भी ऐसा कुछ मिला है जो वो आगे ले जाना चाहते हैं. और वो कैसे ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं और अभी क्या स्टोरी है, गुजरात कहाँ पे है एज़ फार एज़ अवर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात MOU, और आप उसको कैसे आगे देखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो हम उनके मुंह से सुनेंगे. महादेव भाई के मुख से ही ये स्टोरी सुनी थी कि एक बार अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आए और बोले कि मैंने रात को एक सपना देखा और सपने में एक कुकू, कोयल बोलते हैं उसे, कुकू रेबिट ससला का मटन खा रही थी चाँच से और अच्छा अच्छा गा रही थी. तो ऐसा सपना मुझे आया तो मुझे क्या समझना चाहिए. तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ये स्वप्न कलयुग का स्वप्न आया है आपको. कलयुग में आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे कि बोलेंगे बहुत अच्छा अच्छा, मगर उसके कर्म देखेंगे तो बहुत बुरे कर्म होंगे. महादेव भाई के साथ काम करने से ये पता चला कि कोई भी आदमी माइक से बोलने वाला, ज़्यादा लोगों के सामने बोलने वाला, बाकी के सब लोग देखते हैं वो क्या करता है और उनकी असर जो जैसा बोलता है वैसा करता है तो असर ज़्यादा होती है. रिलेशनशिप पर एक सेशन हमने किया. उसके बाद कैसे कैसे रिलेशन होते हैं, तो विन विन, विन लूज, लूज विन, अलग अलग प्रकार के रिलेशन होते हैं. तो तुम्हारा विन लूज किसके साथ है, लूज विन किसके साथ है, तो विन विन करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तो हमें बताना पड़ता था. और बताने के बाद हर सप्ताह में एक दिन ऐसा होता था कि वो फ़ोन करते थे कि वो रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हुआ, विन विन तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है. तो मैंने सोचा कि भाई एक आदमी हमें ट्रेनिंग दे रहा है और हमें पूछते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा बढ़ रहा है. तो इतना करना, दूसरों के लिए इतना करना, तो हर एक का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए तो भी आदमी आगे बढ़ सकता है. वो सीखा मैं. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट. मैं एग्ज़ाम सेक्रेटरी रहा पूरे गुजरात का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहा. तो यहाँ भी MP के DO और बाकी के लोग बैठे हैं. तो पहले सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद एक आध हमारा असिस्टेंट हमें बुलाने के लिए आता है, साहब सब लोग आ गए, अब आप आओ. तभी ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं. तब तक टाइम दिया है 2 बजेगा तो 2:30 तो बज ही जाते हैं. उसके बाद 2:30 बजे सूचना आती है कि सब लोग आ गए हैं साहब, आप आओ. उसके बाद अधिकारी कुर्सी पे पहुँचते हैं. ओएसिस में देखा कि 9 का टाइम है तो 9 में 5 मिनट बाकी है और महादेव भाई कुर्सी पे बैठे हुए हैं. तो 2014 से ये कार्यक्रम जब भी शुरू हुआ तब से मैंने तय किया कि मेरी मीटिंग भी, कोई भी मीटिंग टाइम सर शुरू होगी. और तब से 2022 तक मैं DO रहा. जब भी जहाँ भी रहा, मेरी मीटिंग जितने टाइम लिखा हुआ है उनसे पहले कोई आए नहीं आए, मैं मेरी कुर्सी पे बैठा हूँ. तो महादेव भाई से ये सीखने का मौका हमें मिला है. सेशन इतना अच्छा लेते थे कि कोई भी बात दिल में बैठ जाती थी. सुनना कैसे, किसी को सुनना कैसे,
बोलने की ट्रेनिंग होती है, पढ़ने की ट्रेनिंग होती है, राइटिंग करने की ट्रेनिंग होती है, मगर पहली बार किसी को सुनना कैसे? ऐसे हमारे अधिकारी लोग ऐसे होते हैं कि कोई आता है उसके पहले बोल देते हैं मुझे मालूम है भाई, बहुत साल नौकरी की है मैंने, तेरे जैसे बहुत लोग आए, चलो देख लिया। सुनते ही नहीं है। ये सेशन होने के बाद कोई भी आए उसको पूरा सुनना। और मैं कभी भी किसी का फ़ोन नहीं उठाया, मेरे टीचर का, प्रिंसिपल का, पियून का, क्लार्क का, किसी का भी फ़ोन आए तो मैं उठाऊं, बोलो क्या काम है, आ जाओ। तो एटमॉस्फेयर भी जहाँ भी सर्विस की, ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ कि किसी को कहने का मौका ही नहीं मिला कि तुम ये क्यों नहीं करते हो। तो ओएसिस से, महादेव भाई से ये सब कुछ मिला। ओएसिस मूवमेंट पूरे गुजरात में जानी चाहिए। अच्छे लोग होंगे तो ही अच्छी दुनिया होने वाली है। और ये ज़्यादा परसेंट कोई बता रहा था कल, मगर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत सिर्फ 3% है। 3% लोग कोई भी डिपार्टमेंट में अच्छे हैं तो हम जो भी चाहे कर सकते हैं। तो महादेव भाई का मिशन था 10,000 टीचर गुजरात में ऐसे हो, रोल मॉडल को उसको देखने के बाद बाकी के लोगों को लगे कि मुझे भी ऐसा टीचर बनना है। उसी दिशा में काम जा रहा है। 10 दिन पहले अमी जी और शिबाजी आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ अच्छी मीटिंग हुई, वो भी खुश हुए, नए बने हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी राव साहब के साथ बात हुई, उनके साथ भी शिबाजी की मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। और अब शायद 1-2 मास में 5-6 जोन बना के हर एक जोन से 30-40 प्रिंसिपल, ट्रस्टी, टीचर, जो भी इंटरेस्ट इसमें है, और हमारे पास खजाना भी पहले से पड़ा है। 1001 लोगों ने तो L3 किया ही हुआ है गुजरात में। तो सबका उपयोग करके ये ओएसिस ज्योतिर्धर मिशन आगे चलाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ पूरी मूवमेंट में जुड़े हुए दूसरे भी दोस्त हैं, 2, हरीश भाई और छायाबेन, दोनों फैसिलिटेट करते हैं काफ़ी सारे दूसरे टीचर्स को। तो उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, क्यों जुड़े हुए हैं और आगे अपना रोल कैसे देखना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, क्योंकि ऑलवेज मेरे माइंड में ड्यूअल थिंग अभी तक में चलती रही थी। सेल्फिश इसलिए हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में का एम्प्लॉय था, अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ हूँ मैं, और वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात ऑलवेज होती थी। तो 8-9 घंटा मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले एटमॉस्फेयर में बिताना है। और दिल के अंदर एक जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे के कंसर्न ऑलवेज करता रहता है। तो मेरी वाइफ के साथ हम एक जो NGO चला रहे हैं, तो घर पे जाके ये बात होती थी। तो ऑलवेज ये माइंड में ड्यूअल थिंग चलती रहती थी। और वो NGO की वजह से मुझे ओएसिस में आना हुआ, और उसकी सबसे बड़ी गिफ्ट मेरी लाइफ की जो है वो महादेव भाई थे। उसके साथ मुझे 4 साल कंटिन्यूस बिताने का मुझे मौका मिला, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और अफसोस ये बात का है कि ये मैं 50 साल के बाद में स्टार्ट कर पाया। यदि मैं 25 साल का होता, उस टाइम मुझे ये ओएसिस संस्था और ज्योतिर्धर ऐसा कुछ जो मिला होता, तो मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट होती। काफ़ी सारी मैंने गलतियां की है, वो कहीं पर उसमें स्कोप होता कि मैं उसको सुधार सकूं, लेकिन अभी हो गया। जब से मिला तब से उसको सेलिब्रेट करेंगे। सेल्फिश इसलिए हूँ मैं कि 4 साल से ये जो पार्टिसिपेशन मेरा हुआ, 3 दिन का वर्कशॉप ख़त्म होता तो मेरा माइंड एकदम सुन हो जाता था, क्योंकि ये 3 दिन जिस एटमॉस्फेयर में मैं रहा हूँ, और कल से मेरी जो लाइफ स्टार्ट होने वाली है, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग को मैं कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा कि नहीं। ये मेरे अंदर ही एक मेरे अपने आप के साथ एक युद्ध होता था
कि इसको मैं कैसे फाइट करूँ। मैं माइंड में तो अंडरस्टैंडिंग तो एक डेवलप हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं उसको इम्प्लीमेंट कॉन्शियस माइंड में ये होता ही है और ट्राई करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और 4 साल ऐसे ही निकल गए। और फिर हुआ कि ये तो ख़त्म हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ तो मैं अभी इतना इन डेप्थ में स्टडी नहीं कर पाया हूँ मैं, और इम्प्लीमेंटेशन तो हार्डली 5-10% कर पाया हूँगा। तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कि मुझे फैसिलिटेटर बनना है। सेल्फिश इसलिए कि मुझे फैसिलिटेटर बनूं तो ये फिर से जर्नी में स्टार्ट कर पाऊँगा। मेरी जो लर्निंग स्टॉप हो गई है वो आगे बढ़े। उसके साथ जो 30 पार्टिसिपेंट है मेरे, उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं तो मेरे फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ कि मेरी लर्निंग परफेक्ट हो, और मैं जो जो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ तो एटलीस्ट फैसिलिटेटर की सीट पे बैठने से पहले मुझे सारे मॉड्यूल्स को इन डेप्थ क्लियर करना है, उसको लर्न करना है। और मैं जब तक नहीं ये जीता हूँ तब तक मैं बैठ भी नहीं सकूँगा। आप प्रैक्टिस नहीं कर 100% नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस नहीं रही है तो नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ी लाइफ में जो मुझे गिफ्ट मिली है महादेव भाई से, एक वर्ड मिला है इंटीग्रेटेड। बहुत बड़ा वर्ड है। आप कुछ ना करो, इतना भी आप जो सीख लो ना तो बहुत हो गया। इंटीग्रेटेड वर्ड जो है कि आप क्या जो सोचते हो वही बोलो, और जो बोलते हो वही करो। ये 3 के बीच में जो इंटीग्रेशन रहनी चाहिए, ये आपने 10% भी कर लिया ना आपकी लाइफ में, अब जीत गए। ये प्रैक्टिस 10% भी हो गई तो आपका बहुत बड़ा वो आपकी लाइफ में आपका बहुत बड़ा मिल गया, और आपके काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन आप कर पाएंगे इस इतने 10% से भी। बाकी 90% का पोटेंशियल है ही। थैंक यू, बहुत मज़ा आया मुझे ये जर्नी के अंदर, और ओएसिस के साथ जुड़ना मिला, महादेव के साथ मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये इतने 6 ईयर 2-4 साल उसके साथ, और उसके बाद हैंड होल्डिंग में मुझे जहाँ पर भी जरूरत पड़ी मुझे मिला। एंड थैंक यू ओएसिस। महादेव भाई फैसिलिटेटर हो और ज्योतिर्धर में पार्टिसिपेट करना, ज्योतिर्धर को एक्सपीरियंस करना, वो एक बड़े सौभाग्य की बात है, और वो सौभाग्य भी मैंने पाया, लेकिन बहुत देरी से पाया। महादेव भाई 2013 से मुझे कहते थे कि छायाबेन आप ज्योतिर्धर की बैच में शामिल हो, लेकिन कई बार हम कैसे वो नेगेटिव इमेजिनेशन होती है कि मैं कैसे हर 4 महीने जा पाऊँगी, अगर कोई सेशन छूट गया तो कैसे कंटिन्यू करूँगी। तो ऐसे बिना वजह ऐसे सवाल मन में आते रहते थे, तो उसकी वजह से 3 साल में पीछे रह गई। और 2016 से मैंने ज्योतिर्धर की बैच शुरू की, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और जैसे महादेव भाई ने कहा था, मैंने भी ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्स पहले भी किए थे, लेकिन ज्योतिर्धर करने के बाद मेरा भी यही ओपिनियन रहा कि दिस इज़ द मास्टरपीस। तो ज्योतिर्धर से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला। पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ तो पहले मैं उस किस्म की पर्सन थी जो ब्लेमिंग करती है, कंप्लेनिंग करती है, थोड़ी जजमेंटल भी है, नेगेटिव भी सोचती है कभी कभी। तो बहुत सारी खिटपिट होती रहती थी। कुछ पर्सनालिटी अलग है और दूसरों की अलग है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं क्लेश होता रहता था। लोगों के ऊपर मुझे विश्वास भी नहीं रहता था, तो उनकी वजह से मैं काम करती थी, मैं एजुकेशन फील्ड में भी काम करती थी, और मेरा काम वैसे अच्छा माना जाता था हमारे कम्युनिटी में, हमारे वो माहौल में। तो एजुकेशन मेरा पैशन था, लेकिन उसमें जो डेप्थ आनी चाहिए वो डेप्थ उस वक्त नहीं थी, क्योंकि लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था, कंप्लेन होता रहता था। पर्सनल लाइफ में भी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता रहता था। लेकिन ज्योतिर्धर करने के बाद सबसे पहला फ़ायदा तो मुझे ये हुआ
कि कोई भी प्रॉब्लम की जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी वो मैं लेने लगी, और मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ज्योतिर्धर के दौरान ही सॉल्व होने लगे। तो एक मैजिक जैसा हुआ मेरी लाइफ में कि एक सेशन भरने से मेरा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैं पूरी कहानी नरेट नहीं करना चाहूँगी टाइम की वजह से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्वालिटी ज्योतिर्धर से मुझे आई। आज भी कंप्लेन होती है, कोई बार ऐसा होता है, लेकिन तुरंत ही मन में पता चल जाता है कि मैंने ये गलत किया है, ये सही नहीं है। तो जो फॉरगिवनेस की बारी आती है तो वो भी तैयारी रहती है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ये बेनिफिट हुआ कि पहले मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया। नावाडेज आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर। तो मेरा जो पूरा अप्रोच है वो बदल गया। पहले कंटेंट के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन आज अगर मैं कॉलेज के बच्चों के साथ बात करती हूँ, अगर मैं पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ, अगर मैं टीचर्स के साथ बात करती हूँ, तो उनमें फोकस अब कैरेक्टर बिल्डिंग का रहता है। तो ये जो पूरा शिफ्ट हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे पहले नहीं मिलता था वो अब मिलने लगा है। तो मुझे भी लगता है कि जो बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है, अगर मैं लिस्ट बनाना बैठूँ तो 2-3 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट मुझे मिले हैं तो वो मेरे आसपास जो टीचर्स है, मेरे भावनगर के, मेरे सौराष्ट्र के, मेरे गुजरात के जो टीचर्स है उसको भी मिलने चाहिए। और मेरे भी कार्यक्षेत्र का सेंटर पॉइंट बच्चा ही है। तो पेरेंटिंग के कार्यक्रम करते हैं या टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फोकस में बच्चे को कैसे प्रेम मिले, आनंद मिले, फ्रीडम मिले, वही फोकस रहता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्योतिर्धर इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी कैन हेल्प टीचर्स सो दैट दे कैन गिव लव एंड फ्रीडम टू द चिल्ड्रन। क्योंकि कुछ सीखने की भी यही शर्त है कि अगर आप प्रेम दो तो वो बच्चा अपने आप सीखने लगता है। तो पेरेंट को भी ये चाहिए, टीचर्स को भी ये चाहिए। तो मैं ओएसिस के और बहुत प्रोग्राम का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, सिर्फ ज्योतिर्धर का ही किया है, लेकिन मुझे दिल में बहुत ऐसा होता है कि कब मेरे भावनगर के बच्चे ड्रीम इंडिया कैंप में आए, कब मेरे भावनगर में लाइव कैंप हो। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, और जैसे महादेव भाई ने धीरज रखी थी मेरे साथ, तो वैसी धीरज रख के मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैच ज्योतिर्धर की हो सके, और उसके ज़रिए से लाइफ कैंप, ड्रीम इंडिया कैंप, उसमें बच्चे जुड़े और अपना एक बेटर फ्यूचर बनाए। तो अभी एक बैच को मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बैच मैं ज्योतिर्धर की फैसिलिटेट कर सकूँ। लास्ट ईयर हमारे साथ भावनगर, महुआ और सूरत, द्वारका से काफ़ी सारे दोस्तों ने, डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज़ ऑफ सम स्कूल्स ज्वाइन किया, एक नई बैच। उसमें से 3 दोस्त हमारे साथ हैं आज। एक है हरि भाई कटारिया जो बड़ौदा के हैं, वैसे मूड सौराष्ट्र के हैं, मगर अभी उनका पोस्टिंग है MSU बड़ौदा साइंस फैकल्टी में, जिन्होंने लास्ट ईयर ही हमारी बैच ज्वाइन की है, तो वो अपनी बात बताएंगे। उसके बाद है भावेश भाई जो महुआ में अपनी स्कूल चलाते हैं, उन्होंने अपने टीचर्स के लिए ऑलरेडी बैच की है फॉर्म। और साथ में है मालदेव भाई। तीनों दोस्त को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी अपनी बात करें। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ की खोज में रहते हैं। मैं भी टीचर रहा, कुछ अच्छाई थी, बच्चे प्यार भी करते हैं, वो सब, तो फिर भी एक मन में रहता था कि कुछ एक्टिविटी मिल जाए अप टू रिटायरमेंट, ऐसी कुछ एक्टिविटी हाथ में आ जाए तो लाइफ टाइम उसका बाद में काम कर सकते उसके ऊपर। ऐसी कोई चीज़ की मैं खोज में था।
तो यहाँ आया, 3 दिन का जो फर्स्ट वर्कशॉप किया, तो उसमें काफ़ी ब्रॉडर देखने का एक ओरिएंटेशन मिला। दूसरा ये भी मिला कि भाई खाली लेक्चरबाजी से तो हम ये सब नहीं हो सकता। तो यहाँ जो एक्टिविटी हुई, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का, फिल्म देखने का, फिर फिल्म का एनालिसिस करने का, तो इससे बीइंग ए टीचर मुझे ये भी एक टीचिंग का भी एक अच्छा तरीका समझ में आया। और नॉर्मली मेरा भी अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा कि हमारे गुजरात में तो बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई उसके घर पे गेस्ट आते हैं तो पहले पूछते बेटा तारे शू बनवानुं छे, तो 2 ही जवाब मिलेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, नो थर्ड ऑप्शन। तो पूरी हमारी जो प्रणाली है उसमें कई जगह पे अच्छा इंसान बनने का सिलेबस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। ना पेरेंट्स बात करते हैं, ना टीचर्स बात करते हैं। कोई अच्छा इंसान बनने का तो रेयर होगा, कोई 1000 10,000 में कोई एक आध लोग बात करता होगा। तो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ आने के बाद जीवन का ध्येय क्या है, मैं मर जाता हूँ तो मेरे बाद में जो शोक सभा होगी उसमें लोग क्या मेरे लिए बोलेंगे, ये सब जब डिफ़िकल्ट टास्क आया तो समझ में आया कि भाई अगर अच्छा बुलवाना है तो अच्छा करना पड़ेगा। तो ये तो पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम ये ओरिएंटेशन आया। अपने आप को बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, बड़ा प्रोफेसर हूँ, इतने पब्लिकेशन किए हैं, ये किया है, इतने पीएचडी गाइड किए हैं। बाद में समझ में आया कि यहाँ तो 0 है। तो ये जो यहाँ आने के बाद एक तो थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज हुआ। वैसे भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हूँ और अच्छे से काम कर रहा, लोग अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन कुछ कमियां फिर भी थी। कमियां तो रहती है, हम तो परिपूर्ण हो ही नहीं सकते। मनुष्य पूर्ण कभी होता ही नहीं है, ईश्वर बन जाता। तो ये जो वर्कशॉप में जो एक्सरसाइज हुई, जो सब कुछ किया, मनोमंथन हुआ, तो समझ में आया कि अभी तो काफ़ी कुछ करने का बाकी है, सीखने का बाकी है, गलतियां जो कर रहे हैं वो सुधारनी बाकी है। तो दूसरा मैं ये यहाँ से ये सीखा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना वो ज़रूरी है, उससे काफ़ी काम निकल जाते हैं। तो वो थोड़ा और इम्प्लीमेंट किया। पहले भी करता था लेकिन उसमें लगा कि और भी कर सकते। पहले क्या था कि जो अपन को प्रेम करते उसी को प्रेम करने का, इतना था। यहाँ पे समझ में आया कि अपन को नफरत करते हैं उनको भी प्रेम करने का। तो वो चीज़ एक नई एडिशन वैल्यू एड हुई। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें सीखने मिली और एक लाइफ में काम करने का एक मकसद मिल गया कि लाइफ का गोल क्या हो सकता है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी मुझे यहाँ अच्छा लगा है और एक दिशा मिली है। आशा करता हूँ कि मैं भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। थैंक यू ऑल। नमस्कार, मैं द्वारका से आता हूँ। वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एचओडी के रूप में वहाँ पे मैं काम करता हूँ। पहले ऐसा लगता था कि बड़ी सिटी में, बड़े शहरों में एजुकेशन में बहुत दिक्कत नहीं होती। ये मैं गांव में से आ रहा हूँ तो वहाँ पे दिक्कत होती होगी। क्या कौन सी समस्याएं हैं वहाँ पे? तो एक बच्चा
10 दिन से पूरी तरह सो नहीं पा रहा है। उसको पूछने के बाद पता चला कि वो क्यों नहीं सो पा रहा है, तो उसने 10 दिन तक तो जवाब भी नहीं दिया कि वो क्यों सो नहीं पा रहा है रात में। बहुत दिक्कत के बाद, काफ़ी समझाने के बाद उसने ऐसा बताया कि वो अपने टीचर से डर रहा है। अब ऐसी तो बहुत सारी स्कूल में प्रॉब्लम्स थी। ऐसी प्रॉब्लम अगर फिज़िकल कोई बात हो तो हम बदल सकते हैं, क्लास बदल सकते हैं। हम कहाँ पे फ़ैन नहीं है तो फ़ैन लगवा सकते हैं। पर ऐसी प्रॉब्लम्स जब सामने आई तो पता चला कि इसका सॉल्यूशन कहाँ से लेने जाइए, किसको पूछे इसके बारे में। तो एक दो फ्रेंड थे, उसको बताया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बच्चा बोल रहा है कि टीचर्स बोल रहे हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि इसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। किसी ने बच्चे से तो पूछा नहीं कि क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। दोनों मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि इसके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। अब उस दोनों को समझाने में मुझे जो दिक्कत हुई वो मैं अभी भी दिक्कत ही है। पर उसके बाद एक फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए, एक बड़ौदा के नज़दीक एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जाइए कि एक बार वहाँ का सेशन है, वो इंट्रोगेट कीजिए। तो वहाँ से ओएसिस का मुझे संपर्क मिला। उसके बाद मैंने पहले ओंसू ज्योतिर्धर उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पता चला कि न तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम था, न टीचर्स का था, न स्टूडेंट का था। जो पहले वो समझ में आया कि जो सारा प्रॉब्लम था वो अपने आप से शुरू होता है। तो पहले अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे स्टाफ बदलेगा, स्टाफ के साथ टीचर्स बदलेंगे, उसके साथ पेरेंट्स भी बदल जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद एक बात श्योर से सीखने को मिली है कि शुरुआत जो करनी है बदलने की, वो अपने आप से करनी है, उसके बाद ही सब कुछ बदल पाएंगे। तो 1 साल से हमने अभी स्टार्ट किया है धीरे धीरे। और स्टार्ट करने के बाद जब पहला सेशन अटेंड किया तो उसके बाद जाके सीधा ही दूसरे दिन पूरे स्टाफ को बुला के उसके साथ यहाँ पे जो भी सब सीखा था वो सब उसके साथ इंट्रोगेट किया। वो इसलिए वहाँ जाके सिखाया कि यहाँ से बोला था कि अगर आप किसी को सिखाएंगे तो आप वापस सीखेंगे। टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच एम। तो उसकी वजह से ये ज्वाइन किया है। और ये पूरा कमिटमेंट है कि जैसे भी हो सकता है, ये पूरा 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, जितने साल लगे, एक कमिटमेंट है मेरा कि मुझे जो यहाँ पे मिलेगा वो मैं किसी को पेड फॉरवर्ड करूँगा। थैंक यू। नमस्कार। और हम लोग अगले साल से यहाँ पे आए तो पता चला कि सही मायने में स्कूल में जो काम करना है वो तो बाकी रह जाता है। सर ने बोला ना कि मतलब बच्चों को जो बुक्स की जो नॉलेज है वो तो हम दे देते हैं, पर जो सही मायने में जो उनको सिखाना है वो रह जाता है। सीखने को तो बहुत कुछ मिला यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हमारे मतलब टीचर लोग यहाँ पे आए थे, वो लोग मतलब मैं यहाँ आने वाला था तो उनको पता चला कि सर आप जा रहे हैं तो हमको भी लेके जाइए। तो मतलब ये इतना अच्छा इन लोगों को लगा, वो अप्लाई कर रहे हैं बच्चों पे, बच्चों को भी। और हम लोगों का तो मतलब स्कूल में से बच्चे भी यहाँ पे आए थे। मेरी खुद की लड़की यहाँ पे आई थी जो एक दिन कहीं पे बाहर नहीं गई। 12th साइंस में है, बोले ये तो 12th साइंस में है, इनको 1 घंटा नहीं आप वेस्ट कर सकते हैं। और 10 दिन के लिए मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं एक बार यहाँ पे आया था, पता चला कि नहीं ये 10 दिन जाएगी तो उनका 1 महीना नहीं 2-3 महीने बच जाएंगे, क्योंकि उनका हाँ वो डिप्रेशन में कुछ भी करे, इससे अच्छा तो यहाँ 10 दिन आके फिर कुछ बोलती नहीं थी पहले। तो यहाँ आने के बाद पापा मतलब ये तो क्या बोलूँ मैं, नहीं हिंदी में बोल सकता हूँ पर एक ही लड़की है। हम लोग जॉइंट फैमिली है, 4 भाई के 10 लड़के, एक ही लड़की है। इतनी मतलब लाड़की है।
तो एक दिन भी कभी कहीं बाहर नहीं भेजी, और यहाँ पे 10 दिन रही। बोले पापा बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि ठीक है चलो तुम 12वीं में फेल हो जा तो भी चलेगा, मज़ा आया ना तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओएसिस आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब एक्चुअल टीचिंग जो है वो जो बुक्स में नहीं मिलती मुझे लगता है, क्योंकि बुक्स में जो मिलता है उनको सिर्फ सरवाला बाद बाकी, इंग्लिश लोगों को नहीं पता चलेगा ये सरवाला बाद बाकी क्या है। मतलब यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए, और हमारे टीचर लोग भी उतना मतलब कोई झूठ बोलना सबने छोड़ दिया। जो यहाँ पे आए थे ना उन लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। बोले सर पहले तो कुछ ना कुछ बहानाबाजी करते थे, यहाँ आने के बाद बोले सर कितना भी आप डांटोगे पर ये ऐसा ऐसा हुआ है। और सही मायने में एक ही बात लगती है कि ओएसिस का जो मतलब वर्क जो है, काम जो है, वो शब्दों में मुझे तो नहीं बताना आता है, मैं उसको फील कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।